Welcome back once again to my YouTube channel Elixir Guidance, a journey to excellence. टेट 2022 एग्जाम होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में कॉमन टू ऑल रहेगा एंड पेडागोजी, इंग्लिश का ही लैंग्वेज का हम लोग टोटल देखने वाले हैं आज 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। और इसमें जो पैसेज वाला पार्ट है, मैं पैसेज वाला पार्ट को स्किप किया हूँ क्योंकि इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एम्ब्रेस। एम्ब्रेस वर्ड का हमको ऑपोजिट, ऑपोजिट कहने का मतलब इसको एक और वर्ड से पुकारते हैं, एंटोनिम भी कहते हैं। एंटोनिम या ऑपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड। तो एम्ब्रेस का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? मतलब होता है हग, यानी आलिंगन करना, गले लगाना। या फिर एक और मतलब होता है, जैसे हम लोग किसी को गले कब लगाते हैं, जब हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका एक और मीनिंग होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का ऑपोजिट क्या होगा? रिजेक्ट। तो इसलिए एम्ब्रेस का भी मतलब हो जाएगा रिजेक्ट, ऑपोजिट इन मीनिंग में। आंसर हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैरन। बैरन का बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग कह रहा है। इसका मतलब एक तरह से यह सिनोनिम पूछ रहा है, यानी पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। तो बैरन का मतलब होता है एक्चुअली में बंजर, अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल। तो यहां पर देखें ये फर्टाइल लिखा है। फर्टाइल दरअसल इसका ऑपोजिट एंटोनिम हो जाएगा। फर्टाइल मतलब उर्वरक या उपजाऊ, यानी कि जो प्रोडक्टिव हो। और प्रोडक्टिव भी इसका एंटोनिम है, फ्रूटफुल भी। ये तीनों का 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शंस में जो वर्ड्स है, ये बैरन का एक्चुअली में ऑपोजिट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्टेराइल। स्टेराइल मतलब अनप्रोडक्टिव, बंजर। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम होगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश द क्लोथेस एंड हंग them up on the cloth line। तो यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा गिवन ऑप्शंस में से? तो पढ़ लेते हैं। वह ही डैश द क्लोथेस, वह क्लोथेस को, कपड़े को क्या किया? कैप्ट ऑन, ब्लू अप, क्लियर्ड अवे, पिक्ड अप। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब्स दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, पिक्ड अप, यानी उठाना। वो कपड़े को उठाया, एंड और हंग यानी टांग दिया, लटका दिया उन सारे कपड़े को। कहाँ पर? ऑन द क्लॉथ लाइन। यहाँ पर कपड़े घाटने वाला, कपड़े सुखाने वाला जो लाइन रहता है, उनमें वो टांग दिया उसको। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि फिर से वही सिनोनिम्स, द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। इडियम या फ्रेज दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि गेट डाउन टू समथिंग। तो गेट डाउन टू समथिंग का क्या मतलब होता है? गिवन ऑप्शंस में से हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब होता है कोई चीज या कोई काम शुरू करना, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू बिगिन अ बिजनेस। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर टू बिगिन, टू डू समथिंग। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पर देखो एक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है। वन हु इज ग्रीडी, ये एक्चुअली में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अनेक अर्थ शब्दों के लिए एक अर्थ बोलते हैं, वही वन हु इज ग्रीडी, यानी कि हिंदी में इसको अगर कहें तो लालची। लालची, ग्रीडी है ना, जो लालची हो। तो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एवेरियस, एवारिसियस, एवारिसियस इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब भी लालची। मैं चारों का मतलब बता दे रहा हूँ। वोरेसियस का मतलब भी एक्चुअली में लालची होता है, लेकिन ये खाना पीना को लेकर लालच करना, जैसे पेटू इंसान बहुत ज्यादा खाने वाला हो। कार्निवोरस का मतलब तो मांसाहारी होता है। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी होता है, सभी खाने पीने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आई नो द गर्ल डैश डांस्ड यस्टरडे। मैं उस लड़की को जानता हूं, खाली जगह में अब क्या होगा? गिवन ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस एबीसी 1 2 3 4 को देखने से पता चल रहा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, द गर्ल, लड़की, ये एक नाउन है और पर्सन है। तो पर्सन के लिए नाउन जनरली हम लोग सब्जेक्ट के रूप में अगर व्यवहार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वर्ब है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में व्यवहार होता है हु, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हु डांस्ड यस्टरडे, जो कल नाची थी, कल डांस की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर।
किस पार्ट में गलती है, हमको उस पार्ट को करेक्ट आंसर लगाना है। स्केर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, ये पार्ट 1 हुआ, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पार्ट 1 हुआ। नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ, यहां से लेकर फिर यहां तक, ये पार्ट 2 हुआ। लिविंग मी स्ट्रेंडेड इन एन एलियन प्लेस, फिर ये 3 नंबर पार्ट। और अगर कोई गलती नहीं लग रहा है तो नो एरर, यानी कि हमारा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक खत्म हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है स्केर्सली से, और प्लेस में जाके फुल स्टॉप लगाए खत्म हो रहा है। इस पार्ट में गलती है। देखो, फाइंडिंग एरर जानने के लिए आपको बहुत अच्छा ग्रामर का नॉलेज होना पड़ेगा। भले आप इसका अर्थ ना समझो, फिर भी आप ग्रामर के कुछ रूल्स को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि यहां पर देखिए, स्केर्सली के बाद में जो सेकंड क्लॉज जब शुरू होता है ना, वहां पर देन नहीं आता है, बल्कि इसके जगह दरअसल आना चाहिए व्हेन। स्केर्सली फॉलो होता है व्हेन से, देन से नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, इसी पार्ट में गलती है, ये वाला पार्ट में। और इस वाला पार्ट का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। एक और बात बता दे रहा हूं, तो ये देन कहां होता है? देन दरअसल तब होता है जब हम लोग स्केर्सली के जगह में अगर ये वर्ड लिखा रहता ना, तब देन ठीक मानते। नो सुनर, अगर नो सुनर लिखा रहता तो फिर देन ठीक हो जाता, लेकिन स्केर्सली से शुरू है, इसलिए देन को हम लोग गलत मानेंगे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड ऑपोजिट यानी एंटोनिम इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंट्रीपीड। इंट्रीपीड का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद उसका ऑपोजिट हम लोग जानते हैं। इंट्रीपीड का एक्चुअली में मतलब होता है साहसी, बोल्ड, जिसको बोल सकते हैं हिम्मत वाला। तो गिवन ऑप्शंस में से देखो क्या है इसका मतलब, तो देखो स्केयर्ड मतलब डरपोक, डराने वाला, डरने वाला। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्सीन। एब्सीन या ऑब्सीन, ऑब्सीन इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये हम लोग जान देते हैं। देखो इसका मतलब होता है अश्लील या असभ्य, जिसको बोल सकते हैं असभ्य या फिर अश्लील, सेक्सुअली रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि जो डिसेंट ना हो, तो यानी कि इनडिसेंट। देखो ये इसका बेस्ट मीनिंग है इसका, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनडिसेंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यहाँ पर एक इडियम फ्रेज दिया गया है, टू ब्लेज अ ट्रायल। तो ब्लेज अ ट्रायल का क्या मतलब होता है? देखो, टू ब्लेज अ ट्रायल का मतलब होता है अगुवाई करना, यानी किसी ग्रुप को या किसी भी समूह को अगुवाई करना, लीड करना। तो ऑप्शन 1 में यही बात को कह रहा है, टू लीड द वे एज अ पायनियर, यानी कि मार्गदर्शक के रूप में लीड करना, मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। यहां पर देखो एक सेंटेंस दिया गया है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक एरिया, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई क्षेत्र जमीन का जो नियंत्रित होता है कोई रूलर के द्वारा, कोई शासक के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं, कंट्री कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, डोमिनियन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, उसको डोमिनियन कहते हैं। जैसे कि कॉलोनी नहीं कहेंगे, जैसे कि अंग्रेज लोग भारत को कॉलोनी बना के रखे थे ना, लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था हमारे भारत के लीडर्स के द्वारा। तो डोमिनियन कहने का मतलब क्या होता है कि सत्ता आपके हाथ में रहेगा, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा, आप खुद कंट्रोल, मतलब सत्ता आप भर। डोमिनियन कहने का मतलब सत्ता आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आपके ऊपर भी कोई कंट्रोल करने वाला रहेगा। जैसे कि डोमिनियन स्टेटस का जब मांग कर रहे थे इंडिया में, उस वक्त ये था मीनिंग उसका कि जो भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उन दोनों के ऊपर में क्वीन राज करेगी। तो डोमिनियन का मतलब यही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल किसके हाथ में होगा? डोमिनियन, तो रूलर के हिसाब से। तो ऑप्शन 11 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, आई प्रॉमिस टू डैश यू इन योर डिफिकल्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड से शुरू है। तो देखो स्टैंड बाय इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? किसी के बगल में खड़ा रहना, टू सपोर्ट, टू हेल्प हिम। यहां पर देखो मीनिंग भी वही है, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं, टू स्टैंड बाय यू, तुम्हारे साथ में खड़ा रहने का, यानी कि तुम्हारा पक्ष लेने का, तुम्हारे हेल्प करने का, इन योर डिफिकल्टीज, तुम्हें तुम्हारे मुसीबत के वक्त में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, किस पार्ट में गलती है फाइंड आउट करना है, या कोई गलती नहीं तो ऑप्शन 4 करेक्ट मार्क करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। देखो यहां पर देखो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से ये दैट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसके बाद में जो प्रिंसिपल के बाद में जो क्लॉज आता है ना मेरे भाई, अगर ये पास्ट टेंस सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, या यूं कह लो जो नरेशन किए वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो इसलिए वी के बाद में यहां होना चाहिए था हैड, वी हैड इंजॉयड होना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, किस पार्ट में गलती है, इस वाले पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, choose the correct alternative to fill in the blank. Mr. Pal has dash been absent. I wonder why he has not come today. Mr. Pal dash absent थे, या जो भी अगर यहाँ पर देखेंगे, I wonder मैं आश्चर्य हूँ, why he has not come today, वो आज क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। देखो वो आज नहीं आया है इसलिए क्या हो रहा है, वंडर हो रहा है। इसका मतलब उसको आज आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था, उसको आना चाहिए था। तो देखो यूजुअली का मतलब होता है सामान्यता, आमतौर पर। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, ऑलवेज का हमेशा। तो यहाँ पर देखो मिस्टर पाल हैज ऑलवेज अगर हम बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं या ऑफन बोलते हैं, बीन एब्सेंट यानी अक्सर बेशतर या साधारणतया या हमेशा वो एब्सेंट रहता है, तो इसलिए मैं वंडर हूं कि वो आज नहीं आया। ये तो मिल नहीं रहा है बात, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 नेवर, क्योंकि नेवर से अगर यहाँ पर हम लोग नेवर से पढ़ के देखते हैं एकदम फिट बैठेगा। मिस्टर पाल हैज नेवर बीन एब्सेंट, मिस्टर पाल कभी भी एब्सेंट नहीं करता, इसीलिए वो क्या हो वंडर है, आज आश्चर्यचकित है क्योंकि वो आज नहीं आया, क्योंकि वो कभी एब्सेंट ही नहीं करता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है रीअरेंज द पार्ट्स पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस, ये कुछ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर सेंटेंस दिए गए, इनको रीअरेंज करना है, दोबारा सजाना है, जिसमें से 1 नंबर और 6 नंबर वाला वाक्य, यानी कि सबसे पहला वाक्य और सबसे आखिरी अंत का वाक्य, ये सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, पहले आप पहला लाइन को पढ़ो और उसमें कुछ कनेक्ट करने का कोशिश करो गिवन जो रेस्ट ऑफ द पी क्यू आर एस कोड है उस सेंटेंस से। इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 9 बज रहे थे, एंड राजन वॉज रीडिंग, और राजन पढ़ रहा था। तो यहां पर देखो एक नाउन यानी राजन एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक लड़के का, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस वही आएगा, 1 के बाद में वही सेंटेंस आना चाहिए जिसमें राजन के बारे में कुछ बताया गया हो। पी को पढ़ के देखते हैं। एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, ये इट कौन है पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये पी तो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं, पी शुरुआत में नहीं आना चाहिए। द वॉल्स वेयर मूविंग मास ऑफ बिग एंड्स, देखो यहाँ पर तो राजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए क्यों भी नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद में क्या आएगा, अब या तो आर आएगा या एस होगा। तो देखो सडनली ही हर्ड फेंट नॉइजेस, उसके बाद वो अचानक से वो एक फेंट नॉइजेस सुना, कुछ हल्ला गुल्ला सुना, कुछ धीमी धीमी आवाज सुना। फेंट नॉइजेस मतलब फीका कुछ आवाज सुना, जोर से नहीं, खुशबुसाने का जैसा। मतलब 9 बज रहे थे, देखो रात के शाम के, और राजन पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए अचानक से वो कुछ सुना। हाँ ये फिट बैठ रहा है, अब आगे एक बार पढ़ के देखते हैं कहीं उससे भी ज्यादा बेटर ये फिट बैठ है। व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम लेटर, जब वो बाद में बेडरूम पर गया, हाउएवर ही वाज शॉक्ड बाय व्हाट ही सॉ, तो वो जो कुछ नजर आया उसको, उससे वो सदमा लगा, उसको वो चौंक गया। तो देखो यही ज्यादा फिट बैठ रहा है, इसलिए 1 के बाद तो आर आना चाहिए। तो देखो आर कहां पर यूज हुआ है, सबसे पहले यहां पर, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी को मिलाने का भी जरूरत नहीं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द पार्ट विच कैन इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द 2। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन पार्ट है, इसको हमें इंप्रूव करना है, यानी कि इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन फिट बैठ रहा है गिवन ऑप्शन में से तो उसको लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि यही ठीक है तो ऑप्शन 4 को हमको चुनना पड़ेगा, नो इंप्रूवमेंट। देखो यहाँ पर तो बेटर का इंप्रूवमेंट का दरकार है, जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द 2 वर्कर्स, दोनों वर्कर्स में से, दोनों मजदूरों में से वो ज्यादा गरीब है। तो यहाँ पर 2 के बीच में जब तुलना हो रहा है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट का यूज ना होकर पुअर और कंपेरेटिव डिग्री आना चाहिए, जो कि यहां पर यूज हुआ है। देखो तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, शी डिड नॉट डैश द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ। अब क्या होगा, देखो गेट से ही सारे फ्रेजल वर्ब बनाए, गेट थ्रू, गेट ऑन, गेट अप,
गेट ओवर। अब क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर देख के क्या लग रहा है, शी डिड नॉट डैश द शॉक, वह सदमा को, कोई सदमा लगा होगा, ऑफ हर सन्स डेथ, अपने बेटे का सदमा को क्या कर नहीं कर पाई है, शी डिड नॉट, भूल नहीं पाई है कि नहीं, या उभर नहीं पाई है। तो गेट ओवर इसका करेक्ट आंसर होगा। गेट ओवर मतलब किसी तकलीफ से या कोई सदमे से, कोई चोट से, कोई पेन से उभर जाना, सदमे से बाहर आ जाना, तो गेट ओवर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज आया है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब देखो यहाँ पर कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बदले में दैट आना चाहिए, दैट आया है सभी के बाद। ही सेड दैट आया है। उस बाद आई के जगह में ही के अनुसार ही होना चाहिए, ये भी आ गया है। और हैव का हेड होना चाहिए टेंस चेंज के हिसाब से। ऑफ्टन टोल्ड, ठीक है। उसके बाद में यू एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू के लिए कुछ और प्रोनाउन आना चाहिए जो कि यहाँ पर नॉट आ गया, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं। ही सेड दैट ही हैड ऑफ्टन टोल्ड, यहाँ पर देखो एक प्रोनाउन आया है हिम, ये यू के लिए ही आ रहा है, तो यू कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं, तो इसलिए थर्ड पर्सन एज्यूम कर लिया गया है। मी रहता तो भी हम लोग मान सकते थे, तो यही करेक्ट आंसर है। बाकी भी देखो यहाँ पर योर टाइम को भी चेंज किया गया है थर्ड पर्सन के अनुसार, हिज टाइम, तो ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी में देखो, और यहाँ पर देखो अननेसेसरी सजेस्टेड कर दिया गया है, यहाँ पर तो टोल्ड कर दिया गया है। इस तरह से हैज को भी रखा गया, हेड में चेंज होता, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज के लिए बोल रहा है। मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। देखो वाज राइटिंग, वर्ब को ही देखो सबसे पहले, वाज राइटिंग है, यानी कि वाज के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब भी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आता है तो वॉइस चेंज के बाद जो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना हम लोग, उसमें बीइंग आना चाहिए, तो एक ही जगह बीइंग आया है यहाँ पर भी, तो वाज बीइंग भी3, यही होगा करेक्ट आंसर। बाकी को पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन को देखो अंडरलाइन किया गया है, बोल रहा है कि वन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसमें से वन किस में आ रहा है, तो वन एक प्रोनाउन है भाई, ये तो बड़ा आसान सवाल था, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लैंग्वेज इनपुट्स लाइक टीचर टॉक्स, लिसनिंग एक्टिविटीज एंड रीडिंग पैसेज शुड बी। अब देखो ये क्वेश्चन पेडागोजी का है, इंग्लिश का ही, लेकिन पेडागोजी का है, इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ग्रामर का नहीं। यहाँ कह क्या रहा है, बोल रहा है कि जो लैंग्वेज इनपुट होता है, यानी कि लैंग्वेज भाषा सीखने का, लाइक टीचर टॉक्स, टीचर पढ़ाता है, बातचीत करता है, लिसनिंग एक्टिविटीज या फिर कुछ कार्यक्रम को, कुछ घटनाओं को सुनना, कुछ बातों को सुनना, रीडिंग पैसेज या पैसेज सुनना, शुड बी, ये भाषा इनपुट के लिए, यानी कि किसी बच्चे में अगर भाषा को सिखाना हो, लैंग्वेज को उसको टीच करना हो, उसमें इनपुट डालना हो, उसके अंदर वो गुण डालना हो लैंग्वेज, ताकि सीख पाए, तो कौन कौन सा ये जो तरीका अपनाया जा रहा है टीचर के द्वारा, जैसे टीचर का बातचीत करना, उसके बाद में लिसनिंग एक्टिविटीज़, बच्चे को बात करते हुए सुनना, ठीक है, उसके बाद में बच्चे के द्वारा पैसेज को रीडिंग करवाना, ये कैसा होना चाहिए, शुड बी कैसा होना चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, विषय संबंधी होना चाहिए, विषय पर आधारित होना चाहिए, या फ्रॉम ओरिएंटेड होना चाहिए, या आइदर कंटेंट और फ्रॉम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, या तो विषय से संबंधित वो बातचीत हो, जो भी बातचीत किया जा रहा हो क्लासरूम में, और फॉर्म ओरिएंटेड हो, यानी कि जो आसपास हो रहा हो उन सारी चीज़ों पर आधारित हो, वो भी जो कुछ भी बातचीत हो रहा हो, या फिर एक लिसनिंग एक्टिविटीज हो रहा हो, या रीडिंग पैसेज हो रहा, तब जाके भाषा को वो जल्दी ग्रहण कर सकता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। बोल रहा है कि प्यूबर्टी आने के बाद में, यानी कि किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद में एक नई भाषा को सीखना, कोई फॉरेन लैंग्वेज को सीखना कैसा होता है, डिफ़िकल्ट इन एक्विजिशन, सीखने में तकलीफ होता है, मुश्किल होता है, नॉर्मल एक्विजिशन, साधारण रूप से ही सीख पाएंगे, या फिर ग्रेटर मास्टरी या लॉस ऑफ मास्टरी, क्या होता है। तो देखो नई भाषा को सीखना, खासतौर से अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज है, तो ये काम प्यूबर्टी से पहले होने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बच्चा भाषा को जल्दी सीख पाता है, और बड़ा जब हो जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी ग्रहण करने के बाद में
वो किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद तो वो शिशु अवस्था को पार कर चुका रहता है ना, आगे बढ़ चुका रहता है, तब नई भाषा को उस वक्त सीखना या सिखाना डिफिकल्टीज होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, और ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। बॉडी का एडजेक्टिव क्या होगा? तो देखो, किसी भी वर्ड का एडजेक्टिव बनता है तो उसी वर्ड से मिलता जुलता कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसमें स्पेलिंग में चेंज करके बनाया जाता है, एकदम अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये और ये तो आंसर नहीं होगा, हालांकि इस पे मीनिंग इंटरनली दोनों का सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बॉडीली। बॉडी का एडजेक्टिव बॉडीली होता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह को भरना है यहाँ पर। राम हेल्प्स एवरीवन, राम सभी का मदद करता है। अब यहाँ पर खाली जगह भरना है। ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि इसको क्वेश्चन टैग से भरना है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन टैग एक चैप्टर ही होता है ग्रामर पोर्शन में, क्वेश्चन टैग से इसको फिलअप करना है। तो कैसे करते हैं? देखो, अगर आगे वाला जो सेंटेंस है उस पर आधारित रहता है, उसके टेंस पर आधारित रहता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, और ये अफर्मेटिव है। अगर ये अफर्मेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव तो सभी में है सिवाय इसमें, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और उसी हेल्पिंग वर्ब से वो नेगेटिव बनेगा जो हेल्पिंग वर्ब आगे वाले असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे हेल्प्स, हेल्प्स में हेल्पिंग वर्ब क्या छिपा है? डज छिपा है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डजंट ही। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राम के लिए प्रोनाउन ही यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी देखो, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। ग्रामर पॉइंट्स शुड नॉट बी, ग्रामर पॉइंट्स शुड नॉट बी, ग्रामर पॉइंट्स होना नहीं चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? प्रेजेंट इन रिटन वेज, रिटन वेज में प्रेजेंट करना नहीं चाहिए लिखकर। टॉट यूजिंग एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, उचित एग्जाम्पल दे के पढ़ाया जाना चाहिए। टॉट इन द टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज को टारगेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। या टॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मास्टरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट, प्रत्येक ग्रामर पॉइंट को, प्रत्येक रूल्स, लॉ को, एवरीथिंग को इस उद्देश्य से पढ़ाना चाहिए कि ताकि वो हर पॉइंट में मास्टरिंग हो जाए, बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख जाए। तो बिल्कुल यही ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और ट्रिक मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा ना जिसका उत्तर आप नहीं पा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स को छोड़ के ऑब्वियसली, चाहे जीके का हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी हो एक्सेप्ट मैथ, मैथ के अलावा, अगर कोई ऐसा ऑप्शन 4 में से है ना जो सडनली बहुत लंबा है, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन बड़ा छोटा है, 2 नंबर ऑप्शन भी उतना छोटा बड़ा नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन भी, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन को देखो तो लगभग 3 लाइन का है। तो अचानक से इतना लंबा जब लाइन आ जाएगा ना, अक्सर व बेशतर वही ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड किया गया है मेरे द्वारा इन डिफरेंट एग्जाम्स, और वो 99% करेक्ट निकलता है। तो इस तरह से भी आप लोग चूज करना। हालांकि इसका करेक्ट आंसर समझ में तो आ रहा है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।